हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। ये हमारा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है वर्ब। देखिए, वर्ब ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही एक छोटा टॉपिक है इससे रिलेटेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं 9th और 10th के ग्रामर से रिलेटेड इस टॉपिक को मैंने तैयार किया है। एक्चुअल में इस नाम का कोई टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ब क्या है उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है और इसके बिना हम सेंटेंस वगैरह बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। हम कल्पना नहीं कर सकते सेंटेंस की कि हम सेंटेंस बना सकें वर्ब के नॉलेज होने के, यदि हमें इसका नॉलेज नहीं है तो। देखिए, वर्ब होती क्या है। देखो, वर्ब के द्वारा किसी कार्य के होने या कार्य को करना स्पष्ट होता है। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। कोई भी वाक्य वर्ब के बिना अपूर्ण है, अधूरा है। किसी भी सेंटेंस में सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है वर्ब। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है। वर्ब वाक्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। और वर्ब क्या है, वाक्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक्चुअल में वर्ब के बिना सेंटेंस पूरा क्यों नहीं होता। देखिए, यदि जैसे कोई सेंटेंस है उसमें यदि सब्जेक्ट नहीं है तो भी वो सेंटेंस पूरा है, ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी वो सेंटेंस पूरा है। लेकिन यदि वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस ही नहीं है। जैसे एक सेंटेंस उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही गोज़ टू टेम्पल। अब ही गोज़ टू टेम्पल, ये पूरा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट है। यदि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही गोज़, वह जाता है, टेम्पल से फ़र्क नहीं पड़ा। गोज़ टू टेम्पल, मंदिर जाओ, सब्जेक्ट नहीं है तब भी सेंटेंस है, आदेश है। गो, ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, फिर भी अपने आप में एक सेंटेंस है। जैसे आपको किसी ने कहा गो, इसका मतलब जाना है, हमें पता है उसने हमें क्या कहा है, जाने को कहा है, तो वो अपने आप में एक सेंटेंस है, क्योंकि उसका आपको भाव पता चला है। ठीक है, अब देखते हैं वर्ब मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की, सबसे पहले होती है एक मेन वर्ब और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। हम लोग अब तक यही सुनते आए हैं कि वर्ब तीन प्रकार की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये सुने। लेकिन वर्ब मेनली होती है दो प्रकार की, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। अब आगे चलते हैं हम। तो मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी वर्ब और एक होती है मॉडल्स। जैसे हम मेन वर्ब बोलते हैं, जो मेन वर्ब हम बोलते हैं गो, स्लीप, प्ले, रन इत्यादि। लेकिन प्राइमरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स, जैसा कि हम पढ़ते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे एक उदाहरण है आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पे एम हम हेल्पिंग वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और प्ले मेन वर्ब है। उसी तरह से ही इज़ राइटिंग, तो इज़ ऑक्सिलरी वर्ब है। हम इसको अब हम बस हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम है ऑक्सिलरी वर्ब्स। और राइट मेन वर्ब है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव यानी सकर्मक क्रिया, हिंदी में भी हम जानते हैं इसको सकर्मक, यानी जिसके साथ कर्म जुड़ा हो। एक होती है इंट्रांजिटिव, सॉरी थोड़ा लिखने में गलती हो गई, ये अकर्मक है ना। तो ये इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया, यानी जिसमें कर्म नहीं होता है, वो अकर्मक क्रिया। सॉरी, वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है, मतलब ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है, वो होती है, क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसा कोई आप सोच रहे होंगे हमारे सिलेबस में टॉपिक है, तो सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं, लेकिन एक बेसिक है और इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सोचेंगे ये कहाँ काम आने वाली, जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो एक्टिव पैसिव में ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ये हमारा भले ही एक टॉपिक नहीं है, एक सिलेबस का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक बहस है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सामान्यतः वर्ब से, अब कैसे पहचाने हमारी वर्ब क्या है, तो सामान्यतः वर्ब से क्या तथा किसको प्रश्न पूछने पर यदि हमें उत्तर प्राप्त हो जाए, मतलब आपने वर्ब से प्रश्न पूछा क्या किसको और वो उत्तर मिल जाए, तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे रमेश हिट्स अ बॉल, तो हमने प्रश्न पूछा, रमेश ने क्या हिट किया, तो रमेश ने क्या हिट किया, उत्तर आया बॉल हिट की। इसका मतलब हमारा हिट कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब बॉल का प्रभाव किस पे आया, हिट पे आया।
हिट्स, इस पे आया हिट पे, यानी उसने बॉल को मारता है, रमेश बॉल को मारता है। तो क्रिया से प्रश्न पूछा, रमेश क्या मारता है, रमेश बॉल को मारता, उत्तर आया तो ठीक है। तो ये हमारा बॉल क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। यदि मान लो देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन कर्ता तक ही सीमित होता है, मतलब कर्ता तक सीमित होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसमें इनमें क्रिया से क्या किसको प्रश्न उत्तर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। जैसे ही स्पीक्स स्लोली, वो धीरे बोलता है, उसके बोलने की विशेषता बताई कि वो धीरे बोलता है, लेकिन क्या बोलता है नहीं पता कि वो क्या बोलता है, हमें ये नहीं पता कि वो क्या बोलता है, ठीक है। तो यहाँ स्पीक से प्रश्न उत्तर पूछने पर उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब किसी नाउन का नहीं मिल रहा है हमें, इसका मतलब हमारा ये कौन सी वर्ब हो गई, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव पैसिव में काम आने वाली बात है हमारे लिए ट्रांजिटिव तथा इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब होती है उन्हीं को हम उन्हीं एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर इंट्रांजिटिव वर्ब वाले प्रश्न हैं तो उनको एक्टिव से पैसिव नहीं बदल सकते। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। जैसे एक टेबल के साथ मैंने उदाहरण आपको दोनों में अंतर बताया है। अधिकांश वर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिवली एवं इंट्रांजिटिवली किया जाता है, मतलब वर्ब ये नहीं कि जैसे हिट, जैसे मैंने उदाहरण देखा था अपन ने हिट, तो हिट वर्ब यहाँ लिख दी कि मतलब वो ट्रांजिटिव हमेशा के लिए हो गई, या इंट्रांजिटिव हमेशा के लिए नहीं, सब अलग अलग रूप से उनका प्रयोग होता है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में जैसे ही स्पीक्स द ट्रूथ, वो सत्य बोलता है, क्या बोलता है, उत्तर पूछा हमने वर्ब से, क्या बोलता है, सत्य बोलता है, तो उत्तर आया, इसलिए हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब ही स्पीक्स लाउडली, वो क्या बोलता है ये पता नहीं, वो कैसे बोलता है, विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये एडजेक्टिव है लाउडली, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है हमें। अब ही रैंग द बेल, वह क्या बजाता है, घंटी बजाता है, उत्तर आया है। लेकिन द बेल रैंग स्लोली, घंटी कैसे बजती है, धीरे बजती है, ठीक है। ही फ्लाइज काइट्स, वो पतंग उड़ाता है। और बर्ड फ्लाइज, एक चिड़िया उड़ती है, क्या उड़ती है कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन ही फ्लाइज, वो क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, उत्तर प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारी ये ट्रांजिटिव और ये इंट्रांजिटिव। ये तो हमारा मेन वर्ब का पार्ट। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसे हम सहायक क्रिया के नाम जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से आप बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी प्राइमरी वर्ब्स और एक होती है हमारी मॉडल्स। देखिए मॉडल्स तो अपने आप में हमारे 10वीं में और 9th में और 10th में दोनों में टॉपिक है। 9th में शायद ये 4 नंबर का टॉपिक है और 10th में ये 2 नंबर का टॉपिक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे अक्सर मॉडल्स में परेशान होते हैं, मैं मॉडल्स का भी वीडियो बनाऊंगा और आई होप आपको अच्छा लगेगा। अब आते हैं हम प्राइमरी वर्ब्स की तरफ। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राथमिक सहायक क्रिया, प्राथमिक सहायक क्रिया ये 3 प्रकार की होती है। ये कितने 3 प्रकार की होती है। वर्ब टू बी, इसके भाग होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। देखिए बी की 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड फॉर्म बी जिसके 2 रूप है, इज और एम, और आर 3 रूप है, सॉरी, इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म होती है इसकी वाज, वर, वाज और वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। इसका एक अर्थ होता है होना, क्या होता है, होना। और जैसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं हम, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, वह लड़का है, मतलब वह लड़का होता है। तो यहाँ इज़ किसके रूप में आया है, बी के रूप में आया है, बी का एक रूप आया है, क्योंकि हम ही के साथ हम प्रेजेंट टेंस में जानते हैं हमें ऐसे एस का प्रयोग करना है, और बी के साथ हम एस नहीं लगाते, तो बी का जो रूप है इज, एम, आर में जिसका ऐसे वो इज़, उसका रूप है। आई के साथ एम लगता है, ये हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब वर्ब का दूसरा रूप है टू हैव, इसके भी 3 रूप हैं, इसके 3 हैं, देखिए। फर्स्ट है हैज़, सेकंड है हैड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड ही होती है, ठीक है। तो हैज़ और हैड कैसे यूज़ होता है अभी हम डिटेल में देखेंगे। और तीसरा होता है टू डू, डू, डज, ठीक है। देखिए ये तीनों वर्ब ऐसी है जो मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। हैव बी का होता है ना, होना, लेकिन हमारी ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी है। हैव का होता है रखना, लेकिन ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। डू का होता है करना, लेकिन ये हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करती है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं यूज़ कैसे करते हैं इनका। द वर्ब टू बी, इसका इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग कैसे करना है। देखिए इज, एम, आर
का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में किया जाता है इज एम आर का प्रयोग, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, मतलब ही, शी, इट और नेम, इनके साथ हम क्या का प्रयोग करते हैं? इसके साथ इसका प्रयोग करते हैं। और एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है। आई के लिए हमेशा एम का ही प्रयोग करते हैं, हमें सभी पता है। आई एम बोलते रहते हैं। अब बात आती है आर की। तो आर का प्रयोग सदैव, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ सेम प्रयोग होता है। आर यानी बहुवचन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? आर का प्रयोग सदैव प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन के साथ किया जाता है। अब बात करते हैं हम वाजवर की। देखिए वाजवर इज एम आर की पास्ट फॉर्म, यानी इज एम आर की सेकेंड फॉर्म, ये बिल्कुल याद रखें आप, बहुत काम आने वाली बात है ये। इज एम आर का की सेकेंड फॉर्म होती है वाजवर। आप कहेंगे सर ये तो 3 है, हम तो यहाँ तो 2 ही रह गए, तो वो कोई दिक्कत नहीं। इज़ और एम उनकी जगह लेता है वाज, और आर का जैसे प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में वर्ब का प्रयोग सेम किया जाता है, ठीक है। ये हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तब काम आने वाली बात है कि इज एम आर का वाजवर कैसे होता है। वो जब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे या नरेशंस पढ़ेंगे तब इस बात को देखेंगे। देखो वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है वाज का प्रयोग। बस सेकंड पर्सन को छोड़कर, थोड़ा लिखना छूट गया है, लेकिन सेकंड पर्सन के साथ वाज का प्रयोग नहीं, वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। और वर्ब का प्रयोग सदा प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन के साथ किया जाता है। अब उदाहरण देखिए, आई एम प्लेइंग, आई के साथ एम का प्रयोग, ही इज़ मेकिंग, ही के साथ इज का प्रयोग, वी आर कुकिंग, वी के साथ आर का प्रयोग, आई एम जंपिंग, आई के साथ देखिए आप वाज, सॉरी आई वाज जंपिंग, मैं कूद रहा था, वाज, देखिए यहाँ पे आई के साथ एम का प्रयोग, और यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? वाज का। अब देखिए वी वर, या वी प्रेजेंट में आर, और पास्ट में जाते हैं इसका काय का प्रयोग किया जाता है? वर का प्रयोग किया जाता है। एक और है सेकंड पर्सन के साथ भी सेम वर का प्रयोग, सेकंड पर्सन चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, वर का प्रयोग किया जाता है। वाज का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। तो जिनका प्रयोग हम इज़ और एम के साथ करते हैं, जिनके साथ हम इज़ और एम का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में हम वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा वर्ब का सेकंड रूप आता है टू हैव, हैज़, इसके 3 रूप है, हैज़, हैव और हैड। 3 है, लेकिन हैज़ और हैव प्रेजेंट में किए जाते हैं यूज़, और हैड का पास्ट में किया जाता है। हैज़ हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। देखिए हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नंबर, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से इज़ का प्रयोग होता है, ध्यान देना, प्रेजेंट टेंस में इज़ का प्रयोग होता है, सेम उन्हीं स्थान पे हैज़ का प्रयोग होता है। हैज़ का प्रयोग वैसे प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ का प्रयोग होता है, प्रेजेंट सिंपल में भी होता है हैज़ का प्रयोग, लेकिन जब वो मेन वर्ब के रूप में हो तब वह पेन रखता है, ही हैज़ अ पेन, ठीक है। तो ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, यानी जहाँ पे इज़ का प्रयोग होगा उसी तरह से हैज़ का प्रयोग होगा। बात करते हैं हैव की। हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन व थर्ड पर्सन के साथ अर्थात बहुवचन के साथ किया जाता है। हैव का प्रयोग देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ आई हैव, सेकंड पर्सन के साथ भी किया जाता है यू हैव, तो यहाँ पे मैंने थर्ड पर्सन लिख दिया जबकि यहाँ पे सेकंड पर्सन, ठीक है। उसको मैं आपको PDF में एडिट करके दे दूँगा, ठीक है। अब हेड का प्रयोग पास्ट टेंस में सभी के साथ एक जैसा ही किया जाता है, यानी समानता का अधिकार है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, चाहे कोई सा भी पर्सन हो, हिंदू मुस्लिम भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावना रखता है। ये इंडिया है हमारा, हेड हमारा इंडिया है, उसकी तरह है ना। आई हैव, आई के साथ हैव का प्रयोग देखिए, आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है। यू हैव देखिए सेकंड पर्सन के साथ यू का प्रयोग, यू के साथ हैव का प्रयोग हुआ है। अब देखिए थर्ड पर्सन के साथ ही हैज़ 3 सिस्टर्स, उसकी 3 बहनें। देखिए ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है।
सेम इसी तरह से इसका प्रयोग भी सेम इसी तरह, ही शी इट, जिनके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा उन्हीं के साथ इज़ का भी प्रयोग किया जाता है। आई हेड, आई के साथ हेड का प्रयोग, दे के साथ भी हेड का प्रयोग, समान है, कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ है, सेकंड पर्सन के साथ है, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ कर दिया हमने, हैज़ का यूज़ किया। अब लास्ट हमारी जो वर्ब है, वर्ब का जो रूप है वो है टू डू। ये भी 3 प्रकार की, डू, डज और डिड। वैसे तो 2 रूप है, डू और डिड। डज प्रेजेंट टेंस की वजह से डज हो जाता है थर्ड पर्सन के साथ। देखिए डू का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा बच्चे इस चीज़ में परेशान होते हैं और गलतियां करते हैं। डू का प्रयोग प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्यों में ही होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंसेस में डू का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। हाँ, यदि कभी कभी जोड़ देने के लिए किसी वर्ब पर अगर जोड़ देना है तब उसको यूज़ कर लिया जाता है, गलत नहीं है वो, लेकिन फिर भी हमारे जो बेसिक ग्रामर है उसमें हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्यों के साथ ही यूज़ होता है। मतलब जो डू वर्ब है ये तभी, इसका लेवल तभी ओपन होता है जब प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य होता है। फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। ठीक है। डज का प्रयोग प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्यों में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ इज का प्रयोग, जिसके साथ हैज़ का प्रयोग, सेम उसी तरह डज का प्रयोग। देखिए जब तक आप चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे आपको याद नहीं होने वाली चीज़ें। हर चीज़ को पढ़ें तो आप संबंध स्थापित करें आपस में। यदि आपने संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया तो मैं कह रहा हूँ आपको कभी परेशानी नहीं आने वाली है। और ग्रामर हुआ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कुछ भी, ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट होती चीज़ें, इसलिए पढ़ें। चाहे वो मैथ्स हो, मैथ में भी एक दूसरे से रिलेट होते हैं। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें आपस में रिलेट होती है, इसलिए चीज़ों को रिलेट करके पढ़ें, डिफरेंस करके पढ़ें, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें याद रहेंगी। अब डिड, वही हेड की तरह, समानता का अधिकार, ये भी हमारा इंडिया समान रूप से प्रयोग होता है, लेकिन किसके साथ, प्रश्नवाचक व नकारात्मक सेंटेंस के साथ। ठीक है। डू एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होती है। डू यानी करना, डू, डिड और डन। डू, डिड, डन, करता है, किया, कर लिया है। ठीक है। ओके बच्चों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो ग्रामर का? इसके बाद मैं आपका टेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस और कैसे ट्रांसलेट करें उस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। और जितना ज़्यादा हो सके, यदि आपको इंग्लिश को बहुत बेहतर तरीके से सीखना है तो ट्रांसलेशन पे जोर दें। ट्रांसलेशन पे आप जोर देंगे यानी आपका जो पैराग्राफ वाला सेक्शन है उस पर अगर जोर देंगे तो आपकी बाकी जो इंग्लिश है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़, ग्रामर जिन बच्चों की बहुत बेहतर होती है उनकी राइटिंग उतनी बेहतर होती है, और राइटिंग अगर बेहतर होती है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ईजी वे में याद होते हैं और बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और इंग्लिश में नंबर 10th में कई बार बच्चे सोचते हैं हम पास हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं, 60% नंबर लाना इंग्लिश में एक नॉर्मल बात है यदि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है। तो ठीक है, ग्रामर पे फोकस करें। थैंक यू।